अच्छा, ये जो पीपीटी बनाया हुआ है ना, ये फुल ऑफ डायग्राम है, ठीक है। तो क्लास थोड़ी सी वो होगी, इंटरेक्टिव होगी, और आप लोग बिल्कुल ही परेशान नहीं होइएगा कि इंग्लिश की हिंदी, उसमें परेशान नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि थैंक यू। और इसके अलावा ये चीज है कि अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, मतलब होता क्या है ना कि अगर आप के दिमाग में ऐसा आ गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बाद वो चीज आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएगी दिमाग में, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी परेशानी आए तो मुझे आप उस टाइम बता देना, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको क्लास समझ में नहीं आती है तो इसमें गलती किसकी है? मेरी पूरी तरीके से गलती है, ठीक है। इसमें आप लोग की कोई भी गलती नहीं रहेगी इसमें। तो अगर कहीं भी समझ में नहीं आया मुझे बताइएगा, और अगर नहीं समझ में आया, बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, तो गलती किसकी है? मेरी गलती है, ठीक है। वैसे मेरी गलती रहेगी। तो शुरू कर दे क्लास, ठीक है। टॉपिक है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग माने नेशनल इनकम अकाउंटिंग माने नेशनल मतलब देश, इनकम मतलब पैसा, अकाउंटिंग माने क्या होता है? हिसाब किताब करना। अगर देश में कितना पैसा आ रहा है, देश में कितना पैसा कमाया है, इसकी अगर अकाउंटिंग करनी है तो उसे क्या कहेंगे हम? नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है। नेशन मतलब देश, इनकम मतलब पैसा, और उसकी अकाउंटिंग करना, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग ये आपका जो जीडीपी वो एनसीईआरटी है ना आपकी, एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर है, क्लास 12th की एनसीईआरटी है, उसमें सेकंड चैप्टर में ये टॉपिक इंक्लूडेड है। जो भी पढ़ाऊंगा मैं सारा इससे इसी चैप्टर से के अंदर ही होगा, एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा सारा, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आय का लेखांकन। मतलब जो नेशनल की इनकम है, राष्ट्रीय की जो आय है, उसकी अकाउंटिंग करना, हिसाब किताब करना और लेखांकन करना, ये चैप्टर का है, ठीक है। देश की इनकम कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, पर एक दुकान वाला कितना रुपए कमा रहा है उसको कैलकुलेट करना थोड़ा इजी है ना। तो अपन पहले एक दुकान वाला कैसे कमाता है वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। हाउ द शॉप इकोनॉमी इज डूइंग, मतलब दुकान वाला कितने रुपए कमा रहे हैं वो हम देख लेते हैं। अगर दुकान वाला कितने रुपए कमा रहा है, अगर हमें ये जानना है, अगर दुकान वाला कितने रुपए कमा रहा है अगर हमें ये जानना है, तो हम पहला तरीका ये है कि वो जो सामान बेच रहा है, अगर वो समोसा बेच रहा है, कचौड़ी बेच रहा है, तो वो एक दिन में कितना समोसा है, कितना कचौड़ी बेच रहा है, अगर हम वो कैलकुलेट कर लें तो हम उसकी इनकम की अकाउंटिंग कर सकते हैं, पहला तरीका, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ समोसा, ग्रॉस माने टोटल, डोमेस्टिक मतलब उसकी दुकान का, प्रोडक्शन ऑफ समोसा, उसकी दुकान में कितना समोसे का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर हमें ये मालूम चल जाए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितने रुपए कमा रहा है, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि वो अपने लेबर्स को कितने रुपए दे रहा है, और उसको लेबर्स को देने के बाद उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि उसके पास जो भी उसने कमाया है, इसके अलावा उसे बाहर से जो भी गिफ्ट या फिर जो भी डोनेशन मिल गया उसको, उसको भी हमें जोड़ दें। मतलब जो उसकी इनकम है प्लस जो भी गिफ्ट मिल गया उसे बाहर से, कोई कोई ना कोई अगर उस फंक्शन करा गिफ्ट मिल गया, कोई डोनेशन मिल गया, आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रहे हैं तो कोई भी ना कोई डोनेट कर सकता है ना, ठीक है। कोई भी गिफ्ट मिल गया, कोई डोनेशन मिल गया, तो ये क्या होगा, इसकी इनकी इनकम होगी कि नहीं होगी? होगी इनकम। वैसे ही अगर हमें देश की इनकम कैलकुलेट करना है, देश की अगर हमें इनकम कैलकुलेट करना है तो हमें देश का कितना आउटपुट है, देश में, देश में कितना आउटपुट हो रहा है, मतलब देश कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हमें देश की इनकम कैलकुलेट करना है तो पहला तरीका क्या है कि देश में कितना आउटपुट हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने समोसे वाले का देखा था ना कि समोसे वाला कितना पैसे कमा रहा है, उसका पहला तरीका क्या है कि कितना वो समोसे बना रहा है और कितने समोसे वो बेच रहा है, पहला तरीका। वैसे अगर देश की इनकम की अकाउंटिंग करनी है तो पहला तरीका क्या है कि देश कितना गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब यही देश की इनकम की नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए बहुत अलग अलग तरीके हैं। जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, नेशनल इनकम है और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है। ये 4-5 तरीके हैं जिससे हम क्या करते हैं देश की इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये जो तरीके हैं ना, इसको हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। पहले हम देखेंगे जीडीपी। जीडीपी की डेफिनेशन ये है, is the market value of GDP is the market value of final goods and services
is the market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during a time 1 year, है ना। अब इस डेफिनेशन की प्रॉब्लम ये है कि इसमें बड़े बड़े शब्द हैं, ठीक है, मार्केट वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है ये, और इसको एक साल के अंदर ही को कैलकुलेट करा जाता है। ये बड़े बड़े शब्द है इस डेफिनेशन में। ये डेफिनेशन यहाँ पे खत्म, मतलब यही डेफिनेशन है जीडीपी की, पर इस डेफिनेशन में क्या है, बड़े बड़े शब्द है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो बड़े बड़े शब्द है ना इसको समझ लेते हैं, उसके बाद ये डेफिनेशन समझना हमारे लिए क्या हो जाएगी, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो अभी हम आने वाले जो 5 मिनट होगा 10 मिनट होगा उसमें हम पढ़ेंगे कुछ शब्द जो जीडीपी के डेफिनेशन के अंदर थे, जैसे व्हाट इज फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है ये हमें पता करना है, व्हाट इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये हमें पता करना है, ठीक है। और नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय हम वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट क्यों लेते हैं, मालूम चलेगा आपको जब पता करोगे आगे। और फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट क्यों नहीं करते हैं जीडीपी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त, ये सब हम पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले 5 मिनट में, ठीक है। अब जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया है, कोई भी चीज बाहर से नहीं है, या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, जीडीपी सब जो है ना आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल है, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले ये सब चीजें, फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है, और तीसरी चीज क्या थी, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट क्यों लेते हैं, ये 3 चीजें पढ़ने वाले हम, ठीक है। और ये क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, हमें जीडीपी की डेफिनेशन समझनी है इसलिए, ठीक है। अभी तक समझ में आया बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है सर। देखो ये है आलू, आलू से क्या बना है, समोसा। ये स्टील, स्टील से क्या बन गई है, कार बन गई है, ठीक है। ये समोसा क्या हो रहा है, इंग्रेडिएंट है, किसका इंग्रेडिएंट है, आलू क्या है, इंग्रेडिएंट है समोसे का, ठीक है। और ये स्टील क्या है, इंग्रेडिएंट है किसका, कार का। अगर वो कार बनाने तो आपको स्टील चाहिए, समोसा बनाने तो क्या चाहिए, आलू चाहिए। और ये आलू क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें, समोसे में, और स्टील क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें, कार में। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं बनाने में, क्या बनाने में हेल्प कर रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट है और ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें, फाइनल प्रोडक्ट में। पर ये जो समोसा है ना, ये समोसा किसी अलग चीज में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, ये समोसा किसी का रॉ मटेरियल नहीं है, ये समोसा किसी का इंग्रेडिएंट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या कहलाएंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट किसी दूसरे प्रोडक्ट का क्या है, रॉ मटेरियल हो या इंग्रेडिएंट हो या फिर फाइनल प्रोडक्ट में क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, वो प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। और वो प्रोडक्ट जो किसी भी प्रोडक्ट का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ना हो, मतलब किसी का रॉ मटेरियल ना हो, किसी का इंग्रेडिएंट ना हो, वो प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो जाएंगे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये हो जाएंगे फाइनल प्रोडक्ट। ये है डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में जो लिखी थी वो डेफिनेशन है, ठीक है। मैं पढ़ के बता देता हूँ। मोस्टली यूज एज अ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं और इनपुट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल कमोडिटी, ठीक है। वही जो अपन ने बात लिखी थी ना कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, फाइनल प्रोडक्ट में। और फाइनल प्रोडक्ट क्या होते हैं, किसी के रॉ मटेरियल, इंग्रेडिएंट और किसी में ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं। तो ये हो जाएगा डेफिनेशन किसकी, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की और फाइनल प्रोडक्ट की, ठीक है। अगला देख लिया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, देख लिया फाइनल प्रोडक्ट। अब हम देखने वाले नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हम वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट क्यों लेते हैं, ठीक है। अब ये समझाने के लिए मैंने 2 एग्जांपल लिया है, एक फैमिली का एग्जांपल लिया है, मतलब फैमिली इनकम कैलकुलेट करते हैं उससे हम पता करते हैं इस चीज को, ठीक है। और फिर तीसरे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए इसको देखेंगे, ठीक है। पहला अगर अभी हम देखना है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू क्यों, मतलब फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू क्यों ली जाती है। इस एग्जांपल को समझने के लिए हम फैमिली का एग्जांपल लेते हैं, फैमिली की इनकम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब फैमिली में 2 भाई हैं, छोटा भाई बड़ा भाई, ठीक है। छोटे भाई ने क्या करा, आलू उगाया, छोटे भाई ने क्या उगाया, आलू। आलू की कीमत क्या है, 5 रुपए, ठीक है। अब बड़े भाई ने क्या करा, छोटे भाई से आलू लिया और 3 रुपए की अपनी क्या लगाया, मेहनत लगाई और क्या बनाया, समोसा बनाया, ठीक है। और समोसे की कीमत कितनी हो गई,
8 रुपए। अब बताओ इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा है, फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है? आलू क्या हो गया और समोसा क्या हो गया? फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब समोसा कितने का बिका? 8 रुपए का बिका। अब मुझे बताओ फैमिली की इनकम क्या होगी? फैमिली की इनकम 8 रुपए होगी कि 13 रुपए होगी? 8 रुपए होगी। 8 रुपए होगी फैमिली की इनकम कि 13 रुपए होगी? 8 होगी। 8 क्यों होगी? फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? 8 है। पर बात सही है, आपका जवाब एकदम सही है, पर रीजन सही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि फैमिली की इनकम फाइनल प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है, पर जब हम इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वैल्यू ज्वाइन करेंगे ना, जब हम इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वैल्यू ज्वाइन करेंगे तो जो आलू की वैल्यू देखो दो बार कैलकुलेट हो जाएगी, एक बार यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी और एक बार यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में, और फाइनल प्रोडक्ट में ऑब्वियसली आलू की वैल्यू एडेड है। ठीक है, तो आलू की वैल्यू दो बार ऐड ना हो इसलिए हमने फाइनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमने सिर्फ वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट लिया। ठीक है, इससे इसको आपके इकोनॉमिक्स में मतलब जो आपके एनसीईआरटी है उसमें क्या लिखा है? एरर ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, एरर ऑफ डबल काउंटिंग ना हो इसीलिए नेशनल इनकम या फिर फैमिली इनकम कैलकुलेट करते वक्त हमने वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एरर ऑफ डबल काउंटिंग मतलब किसकी डबल काउंटिंग हो रही है यहाँ पे? आलू की। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की डबल काउंटिंग ना हो इसलिए हमने क्या लिया? वैल्यू ऑफ सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? समझ में आ गया? फाइनल प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और हम क्या था ये, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त फाइनल वैल्यू को लेते हैं। आगे अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं नेशनल इनकम वाला। फैमिली इनकम वाला देख लिया, अब नेशनल इनकम वाला देखते हैं। इस देश में सिर्फ दो लोग हैं, मान लेते हैं दो लोग हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? अदानी जी। और ये फिर नीचे हमारे हीरो कौन है? मिस्टर रतन टाटा। ठीक है, अब अदानी जी ने क्या करा? देश में सिर्फ दो ही लोग हैं, ठीक है, अभी अदानी और टाटा जी। इन्होंने क्या बनाया? स्टील बनाया। अदानी ने क्या बनाया? स्टील बनाया। क्या कीमत है स्टील की? 40,000 रुपए। अब 40,000 का स्टील लेके टाटा जी ने क्या बना दी? एक कार बना दी। ठीक है, अब इसमें से बताओ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा होगा? स्टील। फाइनल प्रोडक्ट कौन सा होगा? अब बताओ देश की नेशनल इनकम क्या होगी? 1 लाख होगी कि 1,40,000 होगी? 1,40,000। 1 लाख क्यों होगी? क्योंकि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हम सिर्फ वैल्यू ऑफ, और ऐसा क्यों करते हैं हम? गुड, एरर ऑफ डबल काउंटिंग। अगर हम इसकी स्टील की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो स्टील की जो वैल्यू है वो दो बार काउंट हो जाएगी। पहली बार कब काउंट होगी? जब फाइनल प्रोडक्ट जोड़ेंगे उसमें काउंट हो जाएगी। एक बार कब हो जाएगी? जो वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट में वैसे स्टील की वैल्यू जुड़ी है, और इसको अगर हम एक बार इंटरमीडिएट में जोड़ देंगे तो फिर से स्टील की वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो स्टील की वैल्यू दो बार ना हो, एरर ऑफ डबल काउंटिंग ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे? बस नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट क्या होते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू को लेते हैं। ये तीन चार चीजें क्लियर हो गई हैं। और हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वैल्यू क्यों नहीं लेते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त, ये भी आपको मालूम चल गया है। ठीक है, आप लोग को हंसी वसी नहीं आती है? थोड़ा सा मैं इतने अच्छी फोटो लगा के लाया थोड़ा